My dear students, welcome to the educational world of photons digital physics. Dear students, my platform provide you online and offline classes of physics by aiming to teach JEE and NEET aspirants with proper informative videos, lessons or presentations often designed to be accessible and engaging for learners of all levels with primary focus on JEE and NEET syllabus. So, if you learned something better on my channel, then please like and subscribe it. Thank you. पिछले क्लास में क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज का रिलेटेड थियोरेटिकल बैकग्राउंड हम लोग किए थे और उससे रिलेटेड जो फार्मूला डिराइव किए थे। अब इस बार हम लोग काम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इस पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उससे जितना भी जेई और मेन से रिलेटेड जो कंसेप्ट पर क्वेश्चन आती है वो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस पर प्रैक्टिस करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग जो फार्मूला बनाए थे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पर, जो Q इजकल टू प्लस माइनस N इंटू ई मीन्स टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी, एनी न्यूट्रल बॉडी या एनी चार्ज बॉडी इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू ई। एन ए है एन इंटीजर होल नंबर और ई है एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल। और एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल हम लोग किसको मानते हैं? इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को। हम मान करके चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारा फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है। इससे मिनिमम चार्ज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारा क्वार्क्स नामक पार्टिकल से बना हुआ है, जिस पर चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से भी छोटा होता है, पर वो नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए हम उसको फंडामेंटल ना मान करके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही फंडामेंटल मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो हमारा चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम प्लस या माइनस। अगर प्रोटॉन पर चार्ज होगा तो उसको प्लस वैल्यू लेंगे और इलेक्ट्रॉन पर वैल्यू होगा माइनस में। तो इसी बेसिस पर हम इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज्ड बॉडी कैन हैव। कोई भी बॉडी है और इसको चार्ज करना है, तो इस पर मिनिमम कितना चार्ज रख सकते हैं या इस पर मिनिमम कितना चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तो मिनिमम चार्ज का मतलब या तो इस पर एक प्रोटॉन कर सकते हैं, नहीं तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिनिमम चार्ज नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसलिए प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन ही हमारा फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है और इस पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो यही मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कोई भी बॉडी रख सकता है, मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। तो इसमें से सिलेक्शन करेंगे कि ये वैल्यू कहाँ पर है, तो ए वाला वैल्यू है, इसलिए बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट हैज़ ए चार्ज ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मीन्स एक कोई बॉडी है और इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग थ्योरी में डील कर चुके हैं कि जब किसी भी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ए इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज पार्टिकल है।
तो जब ए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो जाने के कारण इस पर चार्ज पॉजिटिव में आएगा। तो इस पर कह रहा है कि टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज आया है इलेक्ट्रॉन को निकालने के कारण वो +3.2 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो इतना सारा पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाला गया होगा। तो वही क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वाला फार्मूला हमारे पास है, Q = ±NE। अब चूँकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया है तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है तब प्लस साइन यहाँ लेंगे तो नंबर यहाँ पर भी वैल्यू प्लस में यूज करेंगे, मीन्स Q = प्लस साइन यूज करेंगे N × E। अब ए वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 = N और एक प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे 3.2 डिवाइडेड बाई 1.6 मीन्स 2। इसका मतलब है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो इस पर 2 ही प्रोटॉन का चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालेंगे उतना ही प्रोटॉन इस पर एक्स्ट्रा वैल्यू में आएगा। तो इस बॉडी पर सिर्फ 2 प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसका वैल्यू इतना होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रिमूव किया गया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव किया गया बॉडी से उसकी संख्या 2 होगी। तीसरा क्वेश्चन है, इज ए चार्ज ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। करा कि कोई भी बॉडी पर, किसी भी बॉडी पर 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज रखना संभव है या नहीं है। इतना चार्ज किसी भी बॉडी पर डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसका यही हमारा प्रिंसिपल है कि Q = ±N × E। तो यहाँ N जो हमारा होगा वो होल नंबर होगा, एक कंप्लीट नंबर है, क्योंकि हमारा बेसिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको तोड़ नहीं सकते हैं। मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर ही होना है, इसलिए n की वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इंटीग्रल मल्टीपल, मीन्स n का वैल्यू हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 इस तरह के ऑर्डर में, 1.5 2.5 10.5 इस तरह का फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं आनी चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हम यही करते हैं कि n का वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा तो संख्या हमेशा होल नंबर में आना चाहिए। तो अगर n का वैल्यू कैलकुलेट करने पर होल नंबर आ जाएगा तो हम लोग समझेंगे कि इतना चार्ज डेवलप करना संभव है, और अगर फ्रैक्शन में आएगा तो इतना चार्ज डेवलप करना संभव नहीं है। तो n = Q/E इस फार्मूला से यूज कर लेंगे। तो Q का वैल्यू है 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो n का वैल्यू आ गया 2.5 डिवाइडेड बाई 1.6। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ए फ्रैक्शन में आएगा। तो पहले हम इसको डिवाइड कर करके देख लेते हैं सामने कि आता कितना है। तो डिवाइड करते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये आया 1.56। तो ये जो नंबर है वो होल नंबर नहीं आया, ये फ्रैक्शन में आया। इसका मतलब हुआ कि एक कंप्लीट प्रोटॉन है और दूसरा प्रोटॉन का 56% भाग उस बॉडी पर आया है। तो 56% भाग आने का मतलब ये होता है कि प्रोटॉन को तोड़ दिया गया, जो कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के रूल को एवायलेट करता है। क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमारा फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं,
इसलिए 1.56 अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संभव नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। इसका मतलब है कि इतना चार्ज हम किसी भी बॉडी पर डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो करा जे डेवलप कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं क्योंकि n का वैल्यू नंबर ए फ्रैक्शन में आया, नंबर होल नंबर आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो चार्ज माइनस, एक ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज है -4.8 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन द ऑब्जेक्ट। अब ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर निगेटिव चार्ज रखा गया है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के पास, इसका मतलब इस बॉडी पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। तो इस पर इलेक्ट्रॉन का कितना संख्या है वो निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वाला हमारा फार्मूला है Q ± n इंटू E। अब यहाँ निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो यहाँ से साइन निगेटिव यूज करेंगे, Q -NE यूज करेंगे। तो Q का वैल्यू रखेंगे -4.8 इंटू 10⁻⁻16 इजिकल टू -n, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जो यहाँ चार्ज रखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में रखेंगे, क्योंकि इसका नेगेटिव और पॉजिटिव नेचर के कारण ऑलरेडी आगे प्लस और माइनस यूज कर चुके हैं। तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे, तो 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6। अब यहाँ 10⁻⁻ है -16, और ए नीचे जो आएगा 10⁻⁻19, ऊपर ले जाएंगे 10⁻+19 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ए तो कैंसिल होगा 3 टाइम्स से, तो 3 इंटू 10⁻³ मीन्स n का वैल्यू हो गया 3000। इसका मतलब इतना चार्ज डेवलप करने के लिए इस बॉडी पर 3000 हमको इलेक्ट्रॉन को रखना होगा, और ए इंटीजर वैल्यू है, ए फ्रैक्शन में नहीं है। अगर फ्रैक्शन में रहता तो ये संभव नहीं होता, इंटीजर है, इसका मतलब इतना चार्ज रखना भी संभव है। और इतना चार्ज रखने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन को हमको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो 3000 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन मस्ट बी रिमूव फ्रॉम ए कंडक्टर सो दैट इट एक्वायर ए चार्ज 3.5 नैनो कूलम। ए कोई कंडक्टर है, ए हमारा कोई कंडक्टर है। तो इस कंडक्टर से कितने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर। तो जितना इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालेंगे उतना ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर मीन्स प्रोटॉन की संख्या इसमें अधिक होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे उतना ही प्रोटॉन इसमें एक्सेस अमाउंट में होगा, उतना ही इस पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और ए पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है कितना, तो ए डेवलप करना है 3.5 नैनो कूलम। और 1 नैनो कूलम का मतलब होता है 10⁻⁻9 कूलम। तो इसको हम 3.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम लिख सकते हैं। अब इतना सारे चार्ज को डेवलप करने के लिए इस बॉडी से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकालना पड़ेगा, तो उसकी संख्या हम लोग मान लेंगे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बाहर निकालते हैं तो उतना n नंबर ऑफ एक्सेस प्रोटॉन इस बॉडी पर आ जाएगा, जो कि चार्ज डेवलप करेगा 3.5 नैनो कूलम। तो ए पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ए जो हमारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज है, ए प्लस चार्ज इस पर डेवलप हुआ है, तो यहाँ साइन लेंगे प्लस। तो Q = +n × E। तो n का वैल्यू निकालेंगे तो Q/E
Q का वैल्यू है 3.5 नैनो कूलम, तो 10⁻⁻⁹ और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ n कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 1.6 डिवाइडेड बाई 1.6। अब इसको ऊपर ले जाएंगे +19 में से 9 घटेगा तो 10⁻10। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 3.5 डिवाइडेड बाई 1.6। ये आया कितना 2.1875। तो इसको इधर लिखते हैं n का वैल्यू, इसको कैलकुलेट करने के बाद आता है 2.1875। तो ये तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में तो होना नहीं चाहिए नंबर, लेकिन यहाँ है 10⁻10। तो ए वाले जो 10 वाला है ये फ्रैक्शन को हटा देगा, मीन्स यहाँ से डेसिमल हटा सकते हैं। तो यहाँ से 4 जीरो इसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो 21875 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। और जो वैल्यू अब ये इंटीजर में है, इसका मतलब इतना इलेक्ट्रॉन को इस बॉडी से अगर बाहर निकालेंगे तब इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस पर डेवलप हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स, और ए प्रोटॉन्स मिलकर के टोटल चार्ज इस बॉडी पर डेवलप करेगा 3.5 नैनो कूलम। तो कितना रिमूव करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको रिमूव करना होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज possessed by 1 kg of electron given that mass of an electron is 9.1 into 10⁻⁻31 kg। मीन्स एक टोकरी है, इस टोकरी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ला करके रख दिया, और ये सारे इलेक्ट्रॉन को वेट किया। जब इसको तराजू पर तौला तो इस टोटल इलेक्ट्रॉन का जो मास हो गया वो है 1 kg। इसमें एक इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है, दिया हुआ है, मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन वो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो कह रहा कि 1 kg इलेक्ट्रॉन बनाने में हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, मीन्स इसके अंदर टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल कर करके 1 kg वेट बना दे, 1 kg मास डेवलप करे, जबकि एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है। तो जैसे क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में हम लोग करते थे Q ± NE, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डील करते थे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंसीडर करते थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलता था। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल क्वांटिटी चार्ज था, टोटल चार्ज दिया रहता था और उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर टोटल मास दिया हुआ है, तो जो हमारा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है Q ± NE, इसी तरह से चेंज करके Q की जगह दूसरा फिजिकल क्वांटिटी टोटल मास ±N इंटू मास ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ए टोटल मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अब कहेंगे कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मास हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, इसमें न कोई पॉजिटिव होगी न निगेटिव होगी। ए सेमी डेफिनिट पॉजिटिव फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए प्लस माइनस का साइन हटा देंगे
तो यहाँ से n निकालेंगे तो टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब टोटल मास दिया हुआ है 1 kg और एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 1 डिवाइडेड बाई 9.1, तो ए डिवाइड करने के बाद आता है 0.10। एक बहुत बड़ा लंबा एक्सप्रेशन आ रहा है। 0.109891098 और ए पावर ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+31। अब यहाँ डेसिमल हटा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डेसिमल इसमें से हटा दें तो 1090101098, तो यहाँ 10⁻21 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होगा 1 kg इलेक्ट्रॉन में। तो 1 kg इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का कितना संख्या होगा, तो इतना बहुत बड़ी संख्या होगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहले कैलकुलेट करते थे कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इसको हम लोग याद रखते थे 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाता है, जिसको पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। उसी तरह से इतना सारे इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 kg इलेक्ट्रॉन का मास डेवलप करता है। अगला क्वेश्चन है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ 3.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। Calculate the number of electron transfer from wool to polythene if an electron has a mass इतना kg, find the mass transfer to the polythene। मीन्स एक पॉलीथीन है प्लास्टिक और इस पर वूल से, सिल्क से, वूल से रबिंग किया, तो ये हमारा पॉलीथीन है और ये हमारा वूल है। तो जब एक दूसरे को रब करते हैं तो रब के प्रोसेस में हीट डेवलप होती है और हीट के डेवलप होने के कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है। तो वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंसेप्ट पर कि कौन सा बड़ी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, कौन गेन करेगा। ये सारा चीज़ हम लोग करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग में, जिसमें 3 मेथड हम लोग को पढ़ना है बेसिकली। फ्रिक्शनल मेथड ऑफ चार्जिंग, इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग एंड कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग, जो कि आगे ये सब डिस्कस करेंगे। अभी करा है दोनों को रब हुआ, तो वूल को जब पॉलीथीन से रब किया गया तो रब करने पर क्या होता है कि वूल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके ट्रांसफ़र कर देता है पॉलीथीन पर। तो ये हमारा पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन आ गया वूल का। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स ये पॉलीथीन पर आया है और लॉस कौन किया है, वूल लॉस किया है। तो polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of this, means a polythene पर आया है नेगेटिव चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रॉन आया है। तो इस पर टोटल चार्ज आया है -3.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इतना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इतना ही वूल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना इसमें एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। तो इस पर +3.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, तो इस पर प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को अप्लाई कर देंगे। तो Q बराबर हमारा फार्मूला है +- NE।
अगर इसके अनुसार चलें तो माइनस साइन लेंगे तो यहाँ माइनस यूज कर लेंगे, इसके अनुसार चलें तो प्लस लेंगे तो यहाँ प्लस साइन यूज कर लेंगे। तो इसके अनुसार चलते हैं, प्लस साइन लेकर 3.6 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n का वैल्यू निकालना है तो 3.6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻7 और ए ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻19। तो n का वैल्यू हो गया 3.6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻, ए ऊपर जाएगा तो +19 आएगा, तो +12 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3.6 डिवाइडेड बाई 1.6 तो 2.25, तो ये हो गया 2.25 इंटू 10⁻12। अगर फ्रैक्शन हटाना है तो इससे 2 जीरो इस पर शिफ्ट कर देंगे तो 225 इंटू 10⁻10। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वूल ने ट्रांसफ़र कर दिया पॉलीथीन पर, इसलिए इतना नंबर ऑफ इस पर प्रोटॉन एक्सेस में हो जाएगा और इतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर एक्सेस में हो जाएगा। अब कह रहा है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ मास दिस द फाइंड द मास ट्रांसफ़र टू द पॉलीथीन। तब पॉलीथीन पर इतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया है, तो टोटल कितना मास आ गया पॉलीथीन पर, एक्स्ट्रा कितना मास बढ़ गया। तो एक्स्ट्रा जितना इलेक्ट्रॉन आया होगा उसी से इसका मास बढ़ा होगा, तो टोटल मास बढ़ा होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितना मास बढ़ा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना उस पर एक्स्ट्रा शिफ्ट कर गया, तो 225 इंटू 10⁻10। और एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो 225 इंटू 9.1, पावर वाले को एक साथ कर लेते हैं तो 10⁻⁻21 kg। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 225 मल्टीप्लाइड 9.1, तो ये जो टोटल मास आ गया 2047.5 इंटू 10⁻⁻21 kg। इतना मास एक्स्ट्रा आ गया होगा पॉलीथीन पर और इतना ही मास इसमें कम हो गया होगा, क्योंकि वूल का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर करके पॉलीथीन पर चला गया। तब पॉलीथीन पर इतना अमाउंट ऑफ मास बढ़ गया होगा और इसमें इतना अमाउंट ऑफ मास घट गया। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्मॉल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर पिन दैट हैज ए मास 10 ग्राम। द सिल्वर हैज 47 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम एंड इट्स मोलर मास 107.8 मीन्स इसको करीब करीब राउंड फिगर में 108 ग्राम पर मोल लेंगे। तो कह रहा है एक हमारे पास सिल्वर का एक पिन है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक सिल्वर का पिन है। इस सिल्वर को पिन को हम लोग जब तौलते हैं तो इसका मास आया है 10 ग्राम। तो ये बना होगा किस चीज़ से, एटम से बना होगा। तो सिल्वर का जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर है 47। तो एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ए 47 का मतलब होगा कि इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा और इतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। कितना में, एट ए रेट ऑफ 1 एटम। एक एटम के अंदर, सिल्वर के एक एटम के अंदर
47 इलेक्ट्रॉन्स और 47 प्रोटॉन है। हमको दिया गया है 10 ग्राम सिल्वर। तो पहले 10 ग्राम सिल्वर बनाने में सिल्वर का कितना एटम लगा हुआ है वो एटम की संख्या पहले निकालना होगा, तब हमको पता चलेगा कि उसके अंदर कितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और कितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कह रहा है और हमारा एक एटम 47 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो इसके अंदर कितना एटम सिल्वर का है तो उसके निकालने का हमारे पास कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट, जो कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। तब मोल कंसेप्ट क्या कहता है, गिवन मास जो है वो मास में डिवाइड कर दो मोलर मास से। तब मोलर मास 107.87 को हम 108 ले लेते हैं, तो ए हो गया नंबर ऑफ मोल्स। हम लोग जानते हैं एक मोल में एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम होते हैं 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स इतना मोल में कितना होगा, तो नंबर ऑफ सिल्वर एटम, तो सिल्वर एटम निकालना होगा तो नंबर ऑफ मोल इनटू एक मोल में कितने एटम्स हैं उस एटम्स से मल्टीप्लाई कर दिया एवोगाड्रो नंबर से। इसका मतलब 10 ग्राम में सिल्वर का इतना एटम है और एक एटम में 47 इलेक्ट्रॉन्स या 47 प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग करेगा। तब ये ऑर्बिट कर रहा है कितना इलेक्ट्रॉन्स, 47 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक एटम में 47 इलेक्ट्रॉन्स है तो इतना में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, तो 10 डिवाइडेड बाई 108 इंटू 6.023 10⁻23 ए नंबर ऑफ एटम्स, और एक एटम्स में 47 इलेक्ट्रॉन्स है तो 47 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी को हमको कैलकुलेट कर लेना है, तब 47 में डिवाइड करेंगे 108 और ए 10 को इसके ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो 6.023 इंटू 10⁻24 इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तब 47 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 और इसमें डिवाइड कर देना है 108 से, तो ए हमारा वैल्यू आ गया 2.62 राउंडिंग में इतना ही ले लेते हैं इंटू 10⁻24 मीन्स इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 10 ग्राम सिल्वर में। तो इसमें पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए स्मॉल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर पिन दैट हैज ए मास 10 ग्राम, मीन्स 10 ग्राम सिल्वर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर पूछेगा उसके न्यूक्लियस में कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा तो इतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, क्योंकि ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एज्यूम दैट ईच ऑफ द कॉपर एटम हैज़ 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मिलीग्राम ऑफ कॉपर, गिवन दैट एटॉमिक वेट of copper 63.5 and Avogadro's number is this, what is the charge possessed by this free electrons। तो पहले हमको निकालना है कि 1 मिलीग्राम है, इसमें कितना नंबर ऑफ कॉपर एटम है, और कह रहा है कि एक कॉपर एटम में एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और कॉपर का हम लोग जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 29। ये हमारा जेड है, Z29। तो इसके वैलेंस सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, इसलिए एक एटम कॉपर का एक एटम में
एक फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है और हमको कॉपर का टोटल मास दिया हुआ है 1 मिलीग्राम। मीन्स टोटल मास गिवन मास है 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम मीन्स 10⁻³ ग्राम। इतना ग्राम दिया हुआ है और इसका एटॉमिक मास दिया हुआ है, एटॉमिक वेट दिया हुआ है 63.5 ग्राम। तो हमको तो पहले एटम की संख्या निकालना होगा कि इतना ग्राम कॉपर में कॉपर का कितना एटम प्रेजेंट है। तो इसके लिए तो मोल कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। तो मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। तो मास है 10⁻³ ग्राम और एटॉमिक मास दिया हुआ है 63.5 ग्राम। इतना नंबर ऑफ मोल्स हो गया। तो अगर नंबर ऑफ एटम पूछ रहेगा तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे। तो एक मोल में हम लोग जानते हैं एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो इतना मोल में कितने एटम होंगे। तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 63.5 और एक मोल का जो एटम की संख्या है 6.02 इंटू 10⁻23 इतना दिया हुआ है। इतना नंबर ऑफ एटम्स है और एक एटम में एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मान लो एक कैलकुलेट करने के बाद आता 20 एटम और एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखता है। तब 20 एटम में 20 को ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारे पास इतना सारे एटम्स हैं और एक एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी इतना ही हो जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 6.02 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू A-3 इसके साथ ऐड कर देते हैं तो +20 हो गया। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो कैलकुलेट कर लेते हैं 6.02 डिवाइडेड बाई 63.5। तो ए नंबर आ गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स 0.09486 इंटू 10⁻20। इतना नंबर ऑफ हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस पर पूछ रहा है चार्ज कितना होगा। व्हाट इज़ द चार्ज पोजेस्ड बाय दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर चार्ज निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.998 राउंड फिगर में हम इतना ही लेते हैं और सबको नेगलेक्ट कर देते हैं इंटू 10⁻20 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये हो जाएगा टोटल चार्ज। तो इस टोटल चार्ज को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए लेते हैं 0.998 मल्टीप्लाइड 1.6। तो ये आ गया 1.5968 इंटू 10⁻⁻90 +20। तो सिर्फ एक सिंपल जीरो बचेगा, 1 ही पावर बचेगा। तो ये जो चार्ज निकालेंगे तो 15.968 कूलम इतना चार्ज आएगा। मीन्स 1 मिलीग्राम कॉपर में इतना नंबर ऑफ एटम्स है। एक एटम के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब इतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इसको कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू आई। उसके बाद इस पर कितना चार्ज है तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देने पर टोटल इतना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा। अगला क्वेश्चन है ए कॉपर एटम कंसिस्ट ऑफ कॉपर न्यूक्लियस
surrounded by 29 electrons. The atomic weight of copper is 63.5 gram per mole. Let us now take two pieces of copper, each weight 10 gram. Let us consider one electron from one piece is transferred to the another for every 1000 atoms in a piece. Find the magnitude of charge appearing on each piece. अब इसको समझते हैं। कह रहा है कॉपर का दो पीस है, टू पीस ऑफ कॉपर. A copper atom consists copper nucleus surrounded by 29 electrons. The atomic weight is this. Let us now take two piece of copper. दो पीस कॉपर का लेना है. दोनों पीस का मास सेम लेना है 10 ग्राम. इसका मास भी 10 ग्राम है और इस कॉपर पीस का भी मास 10 ग्राम है. एक कॉपर पीस का हम ए नाम रख देते हैं, इसको बी नाम रख देते हैं. अब कह रहा है क्या कि कंसीडर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पीस इज ट्रांसफर टू अनदर. मीन्स एक पीस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके दूसरे पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं. लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कब होगा? 1000 एटम से. मीन्स इसके पास अगर 5000 इलेक्ट्रॉन है ए के पास, तो 5000 इलेक्ट्रॉन से इसके 5000 अगर इसके पास एटम है तो 5000 एटम से सिर्फ 5 ही इलेक्ट्रॉन निकाल करके इसको दे सकते हैं, क्योंकि कंडीशन कह रहा है कि 1000 एटम पर एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है. मीन्स हमारा 1000 एटम है तो 9999 एटम को ऐसे ही छोड़ देना है. सिर्फ एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है. मीन्स हर एक 1000 एटम से एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करना है. तो अगर इसके पास 5000 एटम होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा? तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5000 एटम है और 1000 पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना है, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा. अगर इसके पास 10,000 टोटल एटम होगा तब कै गो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा? तो 1000 में एक इलेक्ट्रॉन, तो 10,000 में कै इलेक्ट्रॉन, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा इस पर. तब पहले तो हमको पता ही नहीं है कि वास्तव में इसके पास कितना एटम है, तो वो एटम निकालने के लिए मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे. तो मोल कंसेप्ट यूज करेंगे तो पहले निकालेंगे मोल. तो मोल बराबर होता क्या है? तो मोल होता है मास बाई एटॉमिक मास. एटॉमिक मास दिया हुआ 10 ग्राम और कॉपर का एटॉमिक मास यहाँ दिया हुआ है 63.5 ग्राम. तो इतना नंबर ऑफ मोल हो गया. और ये भी जानते हैं कि एक मोल में एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम होता है, तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे. नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻23. इतना नंबर ऑफ एटम्स हो गया. अब एक एटम से 1000 एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इतना एटम से कितना निकालना है? तो 1000 से डिवाइड कर देंगे. अगर मान लेते हैं कि ये 5000 है, ये टोटल वैल्यू को अगर हम 5000 एटम मानेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है? तो 1000 में एक इलेक्ट्रॉन, तो 5000 में 5 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब इसके वैल्यू में हमको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र निकल जाएगा. तो यहाँ से निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इज इक्वल टू
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना निकलेगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई 1000, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, इसमें से दो जीरो कैंसिल करेंगे तो 6.022 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 10⁻21। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 6.022 डिवाइडेड बाई 63.5, तो ये आया 0.0948346456। तो इतना बड़ा नंबर ना लेकर के हम इसको राउंडिंग में इतना ले रहे हैं, 0.0948। तो इसको लिख रहे हैं 0.0948 इंटू 10⁻21। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ ए से लेकर बी पर। अब पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपियरिंग ऑन ईच पीस। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे इस पर ट्रांसफ़र हुआ, तो ए इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो ए पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो बी पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, सिर्फ नेचर अपोजिट होगा। बी पर जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पर निगेटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होगा, सिर्फ नेचर डिफरेंट होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज है Q इजकल टू प्लस माइनस NE। तो Q इजकल टू वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या ले लेंगे 0.0948 इंटू 10⁻21। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू यहाँ रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ए वैल्यू आएगा 0.0948 इंटू 1.6 इंटू 10⁻। अब ए दोनों को ऐड कर दिया तो ए हो गया 2। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 0.0948 मल्टीप्लाइड 1.6, ये आया 0.15168। तो ये आया 0.1518 इंटू 10⁻²। अब चार्ज है, इसका यूनिट रख दिया कूलम। ए जीरो शिफ्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये आ गया 15.168 कूलम। इतना अमाउंट ऑफ चार्ज कॉपर के एक पीस से दूसरे पीस पर डेवलप होगा। एक पर होगा जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उस पर पॉजिटिव डेवलप होगा इतना ही अमाउंट का, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पर इतना ही अमाउंट का निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, ए कॉपर एटम कंसिस्ट ऑफ कॉपर न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 29 इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक वेट इज दिस, लेट अस नाउ टेक टू। ये तो पहले ही वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ए क्वाइन इज मेड अप ऑफ एल्युमिनियम वेट दिस ग्राम। एक एल्युमिनियम का क्वाइन है जिसका वेट है 0.75 ग्राम। इट हैज़ ए स्क्वायर शेप एंड इट्स डायगोनल मेजर 17 mm। एक एल्युमिनियम का क्वाइल है, ये एल्युमिनियम का एक क्वाइन है लेकिन
स्क्वायर शेप में, इस तरह का शेप में एक कॉइन बनाया गया है एल्युमिनियम मेटल का, और इस कॉइन का मास दिया हुआ है, मास है 0.75 ग्राम। उसके साथ साथ इसका डायगोनल दिया है, ए डायगोनल दिया है कितना, 17 mm। इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इस पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन्स है। तो एल्युमिनियम को जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है 13, तो इसके एक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन होगा, 13 प्रोटॉन होगा। एंड contains equal amount of positive and negative charge. The magnitude of these charge is, कह रहा है कि ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके अंदर में जितना अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज है, मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होगा। तो उसका वैल्यू कितना होगा, मीन्स इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उसका टोटल कितना चार्ज होगा, और न्यूक्लियस के अंदर इसके जितना प्रोटॉन है उस पर टोटल चार्ज कितना होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव में चार्ज होगा, न्यूक्लियस में भी उतना ही पॉजिटिव में चार्ज होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए नेट चार्ज 0 होगा। इसलिए इसके अंदर टोटल निगेटिव या टोटल पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू सेपरेट निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल कितना नंबर ऑफ एल्युमिनियम एटम है। और ये जानते हैं कि एक एल्युमिनियम एटम में 13 इलेक्ट्रॉन भी होगा और 13 प्रोटॉन्स भी होगा। और ये एल्युमिनियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 26.98, तो इसको हम राउंडिंग में 27 लेकर के कैलकुलेट करेंगे। तो पहले तो हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। अब ये जो डायगोनल दिया है, यहाँ पर डायगोनल का कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। डायगोनल और इसका साइज का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसका डेंसिटी देता तब हमको डेंसिटी से उस साइज को लेकर करके मास निकालते, लेकिन मास हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ ये सब डायगोनल का कोई ज़रूरत हमको नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको नंबर ऑफ एटम्स का ज़रूरत पड़ेगा। और एटम निकलता है मोल से, और मोल निकालने के लिए ज़रूरत होता है मास बाई एटॉमिक मास। तो मास ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना है 0.7 ग्राम। इसका एटॉमिक मास का मतलब एक मोल एटम का मास होता है, तो 27 ग्राम। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब इसका नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालते हैं तब मोल में, एक मोल में एवोगाड्रोज नंबर ऑफ एटम्स, तो इतना मोल में कितना, तो 0.75 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 0.06.0 22 या 23 से भी कैलकुलेट करते हैं। 10⁻23 इतना नंबर ऑफ एटम्स हो गया। और एक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतना एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो वो कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n ले लेते हैं, तो 0.75 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 27, ये हो गया नंबर ऑफ एटम्स। और एक एटम के अंदर 13 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतना एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स वो निकल गया। तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमसे पूछ क्या रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गया, तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का जो हमारा इक्वेशन है Q = +-NE। अगर चार्ज निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ निगेटिव साइन ले लेंगे।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह ए वैल्यू रख देंगे 0.75 इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 27। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया और इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए पहले सारे डिजिट वाले को एक साथ कर लेते हैं कैलकुलेशन। 0.75 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 डिवाइडेड बाई 27। इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻⁻ वाले को एक साथ कर दिया, तो ये दोनों पावर ऐड होगा तो 10⁻⁴ हो गया। अब इसको कैलकुलेशन ले लेते हैं। ये हो गया 0.75 इंटू इंटू 6.023 इंटू 13 इंटू 1.6 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 27। ये आया 3.47999 कर करके, तो इसको राउंडिंग में ले लेते हैं 3.48। तो अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 3.48 और इंटू 10⁻⁴ इतना कूलम का माइनस में हो गया, तो ये निगेटिव चार्ज हो गया। इतना ही प्लस में न्यूक्लियस के पास होगा, तो प्लस 3.48 इंटू 10⁻⁴ कूलम। तो इतना कूलम प्लस में प्रोटॉन का चार्ज होगा इस एल्युमिनियम के इतना ग्राम के अंदर, और इतना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होगा और इतना पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होगा। अगला क्वेश्चन है, when a piece of polythene is rubbed with wool, when a piece of polythene is rubbed with wool, a charge of -2 into 10⁻⁻7 is developed on polythene. The mass transfer to the polythene in kg निकालना है। मीन्स ये हमारा कोई पॉलीथीन है, इसको हम वूल से रब कर रहे हैं। ये हमारा है वूल और ये हमारा है पॉलीथीन, ये दोनों में रबिंग कर रहे हैं। रब करने से ये हुआ कि ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर करके दे रहा है पॉलीथीन को। तो इसका मतलब है जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा, और ए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो कह रहा है कि रब करने के बाद ये जो पॉलीथीन पर जो चार्ज टोटल आया है वो -2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आया है, जो कि ए वूल ने ट्रांसफ़र कर दिया पॉलीथीन पर। तो जो इलेक्ट्रॉन इस पर आया है वो कितना मास इस पर डेवलप हुआ है, एक्स्ट्रा मास इस पर इलेक्ट्रॉन के कारण कितना डेवलप हुआ है, मीन्स मास ट्रांसफर बाय द पॉलीथीन इज व्हेन द पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल ए चार्ज ऑफ इतना इज डेवलप ऑन पॉलीथीन, द मास ट्रांसफर बाय द पॉलीथीन, उल्टा हो गया, मास ट्रांसफर टू द मास ट्रांसफर टू द पॉलीथीन इज, सही है। मीन्स पॉलीथीन पर कितना मास ट्रांसफ़र हुआ, मीन्स कितना मास एक्स्ट्रा इस पर आया।
तो मास निकालने के लिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो कितना मास इस पर आया होगा, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा कि इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर गया है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गया है उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक इलेक्ट्रॉन्स के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना मास इस पर एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो ए क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल वाला इक्वेशन से पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र निकाल लेंगे। तो ए निगेटिव चार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो यहाँ साइन ले लेंगे माइनस। तो क्यू के जगह रखेंगे -2 इंटू 10⁻⁻7, यहाँ -n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n का वैल्यू निकाल लेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻, ए -7 है, ए -90 ऊपर जाएगा तो +19, तो ए आ गया +12। तो ए हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र बाय द वूल ऑन द पॉलीथीन। तो इतना नंबर ट्रांसफ़र हो गया। तो मास टोटल कितना आया इतना नंबर के कारण? तो मास के इक्वेशन के अनुसार हम लोग लिख देंगे मास इजकल टू n इंटू मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसमें आगे कोई साइन प्लस और माइनस नहीं लगाते हैं क्योंकि मास एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, इस पर कोई अलजेब्रिक साइन नहीं चलेगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻12 और एक इलेक्ट्रॉन का मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। अब इसी को कैलकुलेट करना है तो 2 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 9.1 और ये पावर वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे तो -31 और ए है 12, तो -31 और ए 12 आ गया, तो यहाँ से आ गया -21, तो ए हो गया 10⁻⁻19 इतना kg। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 डिवाइडेड बाई 1.6 मल्टीप्लाइड 9.1, तो ए वैल्यू आ गया 11.375 इंटू 10⁻⁻19 kg। इतना kg मास पॉलीथीन पर बढ़ गया और इतना kg मास वूल में घट जाएगा। उसके बाद इसका कितना इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र होगा, तो ए इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, इसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ए इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हुआ क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड हम लोग 3 प्रिंसिपल पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में। पहले एडिटिव प्रॉपर्टीज़, दूसरा कंजर्वेशन प्रॉपर्टीज़ और तीसरा क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टीज़। और एक और प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम बोलते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज़, इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इनवेरिएंस प्रॉपर्टी सिर्फ इतना ही हम लोग को याद रखना है कि इनवेरिएंस का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जो स्पीड पर डिपेंड ना करे, जिसकी मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू स्पीड के अनुसार न बढ़े न घटे, हमेशा कांस्टेंट रहे, उसी को बोलते हैं इनवेरिएंस। तो ए प्रिंसिपल ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट वैरी वट एवर मे बी इट्स स्पीड और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, दैट इज द चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। इस ए प्रिंसिपल का कहना है कि अगर किसी भी हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर या किसी भी बॉडी का चार्ज, हम अभी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को हम कंसीडर करते हैं, तो इस पर चार्ज इतना है, तो
तो ए चार्ज का मैग्नीट्यूड इसके मोशन के अनुसार चेंज नहीं होगा। ए अगर रेस्ट में होगा तो भी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना ही होगा, और ए अगर मोशन में होगा, मान लेते हैं मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड, ब्रह्मांड का मैक्सिमम स्पीड ले चलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, मोशन में होगा तो भी इस पर चार्ज का वैल्यू इतना ही रहेगा। मीन्स चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू है। ए वैल्यू स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, पोजीशन पर डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स ए इनवेरिएंट है, ये कभी चेंज नहीं करता है। इसी को बोलते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। साथ ही साथ कह रहा है कि ना व्हाट एवर मे बी द स्पीड और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, इसका स्पीड हो या ऑब्जर्वर का स्पीड हो। मीन्स अगर इसको चार्ज अगर मोशन में है, ये मान लेते हैं चल रहा है स्पीड ऑफ लाइट से, और इसके साथ साथ एक हमारा ऑब्जर्वर भी चल रहा है किसी न किसी रॉकेट में बैठ कर करके, ये भी मान लेते हैं कि चल रहा है स्पीड ऑफ लाइट के हाफ स्पीड से। तो ए ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में भी है और अगर मोशन में भी है, दोनों कंडीशन में भी अगर इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को मेजर करेगा तो चार्ज का वैल्यू उतना ही लिखेगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स इसका चार्ज अगर ए रेस्ट में, मीन्स इनर्शियल फ्रेम से इसके चार्ज को ऑब्जर्व करे या नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस चार्ज को ऑब्जर्व करे, इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट डिपेंड्स of the frame of reference of the observer as well as speed of the charge particle। मीन्स चार्ज पार्टिकल के स्पीड पर भी डिपेंड नहीं करेगा, उसके स्टेट पर डिपेंड नहीं करेगा, पोजीशन और टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, यह हमेशा कांस्टेंट होगा। और इसी को हम बोलते हैं इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। इट मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्पीड एज वेल एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स कहाँ से, किस फ्रेम से उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को मेजर कर रहे हो, इनर्शियल फ्रेम से मेजर कर रहे हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम से मेजर कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। चार्ज का वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट होता है, वो ना समय पर डिपेंड करेगा, ना पोजीशन पर डिपेंड करेगा, ना स्पीड पर डिपेंड करेगा, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसी को बोलते हैं इनवेरिएंस। जबकि हमारा समय भी है वेरिएंस है, पोजीशन भी वेरिएंस है, मास भी वेरिएंस है, लेंथ भी वेरिएंस है, साइज भी वेरिएंस है। मीन्स हमारा पूरी ब्रह्मांड सारे चीज़ वेरिएंस प्रॉपर्टीज़ में ही एग्जिस्ट करता है। मीन्स हमारा एक कंसेप्ट है आइंस्टीन के थ्रू दिया हुआ है, रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टीन के अनुसार कहता है कि जब कोई भी मास अगर रेस्ट में है, उसका मास हम m0 मान लेते हैं, 1 kg, 2 kg, 4 kg, कुछ भी मान लेते हैं। और यही मास अगर मोशन में आ जाए, अब मोशन का मतलब कैसा मोशन, 2 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर वाला नहीं है स्पीड चाहिए। स्पीड करीब करीब स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में जब ये मूव करने लगता है तो इसका मास चेंज होने लगता है। अब मास जो चेंज करता है एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसका फार्मूला बनाया गया है आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक थ्योरी में कि मास एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू m0। m0 को हम बोलते हैं रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब वो मास जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। रेस्ट में जैसे ए ऑब्जेक्ट को अभी हम वेट करें तो ये रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट मास बोलते हैं। और 1 - v²/c², इसके अनुसार मास चेंज होगा। तो इस अभी को हम बोलेंगे स्पीड। किसका स्पीड? ऑब्जेक्ट का, जिसको मोशन दे रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट का, जिस मास को हम मोशन में कंसीडर कर रहे हैं। और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट।
जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आइंस्टीन ने प्रूफ कर चुके हैं कि पूरी ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा किसी चीज़ का स्पीड होता ही नहीं है। रिलेटिविस्टिक थ्योरी में इन्होंने बता चुके हैं। तो कहा कि मैक्सिमम ब्रह्मांड का स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से है, और इसके कंपैरिजन में जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसका मास चेंज होने लगेगा। मीन्स अगर इसको हम स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार दौड़ा दें, उसके कंपैरिजन में इसको दौड़ाएं, तो इसका मास बढ़ने लगेगा। अगर मान लेते हैं कि इस पेन का मास अभी हमारा है 50 ग्राम, और इसको स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ा देंगे तब 50 ग्राम से स्पीड इसका मास बढ़ जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार दौड़ा देंगे तब इनफाइनाइट मास हो जाती है। मीन्स जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे इस ऑब्जेक्ट का, इसका मास बढ़ने लगेगा। इसमें बढ़ाते हुए वैल्यू रखेंगे तो ये टोटल वैल्यू बढ़ने लगता है। लेकिन ए वाला वैल्यू फोटॉन्स पर वैलिड नहीं करता है, उस ऑब्जेक्ट पर वैलिड नहीं करेगा जो स्पीड ऑफ लाइट, जो मासलेस पार्टिकल है। जैसे फोटॉन्स जो हमारा पार्टिकल है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही दौड़ता है, तो उसमें हमारा ये थ्योरी वैलिड नहीं करेगा, क्योंकि फोटॉन्स मासलेस है। इसमें वही वैलिड करेगा जिसका कुछ न कुछ मास है। तब फोटॉन्स पर इसका एप्लीकेशन नहीं होगा। एप्लीकेशन सिर्फ उसमें होगा जिस पार्टिकल के पास कुछ मास है। तो मास स्पीड के अनुसार चेंज कर रहा है, इसलिए इसको हम इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज़ ना कह करके इसको हम वेरिएंस प्रॉपर्टी बोलते हैं। जबकि चार्ज है इनवेरिएंस। इनवेरिएंस का मतलब एक किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसको दोहराओ या रेस्ट में रखो। फिर उसके बाद लेंथ जो हमारा है, मान लेते हैं कि ये हमारा लेंथ है 2 मीटर का, और इसको भी अगर स्पीड ऑफ लाइट के अनुसार दौड़ा दें तो ये लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, लेंथ भी चेंज हो जाती है। वो चेंज होता है ए इक्वेशन से, L0 × 1 - v² / c²। इसके अनुसार, इस इक्वेशन के अनुसार लेंथ छोटा होने लगेगा। मीन्स जैसे जैसे स्पीड बढ़ाने लगेंगे उसके बाद इसका लेंथ छोटा होने लगता है। इसको हम कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ बोलते हैं। तो लेंथ भी हमारा, साइज भी हमारा क्या है, वेरिएंस है। हमारा साइज, शेप, लेंथ, मास, पोजीशन, टाइम, ये सारा वेरिएबल है। मीन्स एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही इल्यूज़न है। हमको सच्चाई कुछ पता ही नहीं चलता है कि वास्तव में सच्चाई एब्सोल्यूट कौन है। तो एब्सोल्यूट हम लोग एक चीज़ को अभी मान के चलते हैं, वो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड न समय पर निर्भर करेगा, न पोजीशन पर निर्भर करेगा, न स्पीड पर निर्भर करेगा, न टाइम पर निर्भर करेगा, किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा। तो हमारा एब्सोल्यूट है मेन चार्ज ही। लेंथ, साइज भी हमारा क्या है, वेरिएबल ही है। मीन्स ये भी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में दौड़ाएंगे तो इसका साइज छोटा होने लगता है। टाइम भी हमारा वेरिएंस है, ΔT = T0 × √1 - v² / c²। मीन्स अगर कोई घड़ी हम लेकर के ग्राउंड पर खड़ा हैं, एक घड़ी हम लेकर के खड़ा हैं अपने ग्राउंड पर, ऑब्जर्वर को अर्थ पर रख दिया, और एक सेकेंड मान लेते हैं ये हमारा एक रॉकेट है। इस रॉकेट के अंदर एक घड़ी दे करके इस ऑब्जर्वर को स्पीड ऑफ लाइट के मान लेते हैं 3/4 मीटर पर सेकेंड से दौड़ाते हैं। इसको रॉकेट में मान लेते हैं, इसको रॉकेट से दौड़ाते हैं, और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर एक घड़ी लेकर के खड़ा है, और वही घड़ी ए ऑब्जर्वर को दे दिया। तो ए ऑब्जर्वर जो समय नापेगा और ए ऑब्जर्वर समय नापेगा, दोनों का समय में डिफरेंस आएगा। डिफरेंस क्या आएगा कि ए वाला जब इसके घड़ी का समय और ए अपने घड़ी का समय, दोनों का समय देखेगा तो डिफरेंस आ जाएगा दोनों में समय में। अब वो जो समय का जो वेरिएशन होता है वो T0 √1 - v² / c²। T0 का मतलब वो टाइम जो धरती पर, पृथ्वी पर रेस्ट के पोजीशन में मेजर किया गया टाइम है,
और वही टाइम को जब फिर हम मोशन में मेजर करेंगे तो इसके अनुसार टाइम बढ़ने लगेगा। बढ़ने लगेगा इसका मतलब है कि इसका घड़ी स्लो हो जाएगा। एक इसका घड़ी अगर 1 सेकेंड में ऐसे एक बार टिक टिक ऐसे किया तो यही ऑब्जर्वर जब इसका घड़ी का आवाज़ सुनेगा तब वो टिक टिक का जो साउंड रिपीट होगा वो लंबा समय में रिपीट होगा। एक बार करेगा टिक टिक टिक, इतना टाइम लेता है। तो इसी को हम टाइम डायलेशन बोलते हैं। वो हमारा आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक थ्योरी में ये सब हम लोग को पढ़ना है, जो कि अभी हमारे कोर्स के अनुसार ये सब पढ़ना ही नहीं है। जेई और नीट के लिए ये सब का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ इतना ही जान लेना है इनवेरियंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कि कोई भी चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड होगी, जो वैल्यू होगा, वो ना स्पीड पर डिपेंड करेगा, ना टाइम पर डिपेंड करेगा, ना पोजीशन पर डिपेंड करेगा, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। वो एक एब्सोल्यूट वैल्यू है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो जबकि हमारा मास, हमारा पोजीशन, हमारा समय, हमारा साइज, हमारा शेप सब वेरिएंस है, सब वेरिएबल है, सब एक दूसरे का रिलेटिव है। लेकिन हमारा चार्ज जो है एब्सोल्यूट है। इसी को हम बोलते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टीज़। तो जब हमारा इनवेरियंस प्रॉपर्टी, जब यहाँ रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट आता है तो यहाँ पर ही न्यूटन्स का कंसेप्ट का वायलेशन होता है। न्यूटन्स का जो कंसेप्ट है वो स्पीड ऑफ लाइट से जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वहाँ पर न्यूटन्स का लॉ मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स काम नहीं करती है, वहाँ पर आइंस्टीन का क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है। तो हमको उतना से डिटेल जानकारी की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को सिर्फ ज़रूरत है इनवेरियंस प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसके बारे में सिर्फ जानना कि एक ऐसी प्रॉपर्टीज़, चार्ज का एक ऐसा गुण है जो उसका मैग्नीट्यूड स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, स्पीड पर नहीं बढ़ेगा नहीं घटेगा, इतना ही याद रखना है। ऐसे फिर इसका लिमिटेशन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। की पॉइंट अबाउट द लिमिटेशन मीन्स न्यूटन्स लॉ का जो फार्मूला है वो जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करेगा तो हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं F बराबर ma, न्यूटन का फार्मूला से जो काम करते हैं F बराबर ma, जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में मोशन करेगा तो ये वाला फार्मूला वैलिड नहीं करेगा। लेकिन जब स्पीड बहुत छोटा होने लगेगा तो न्यूटन का लॉ सारा अप्लाई होना शुरू होने लगेगा। स्पीड जब बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में होने लगेगा तो वहाँ पर आइंस्टीन का इक्वेशन काम करने लगता है। तब की पॉइंट अबाउट द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ये है, हाई वेलोसिटी एज एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज द स्पीड ऑफ लाइट इट्स मास अपीयर टू इंक्रीज। जब ऑब्जेक्ट का स्पीड अप्रोच करता है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में तब उसका मास इंक्रीज होने लगता है अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी विच इज़ नॉट कैप्चर्ड बाय न्यूटोनियन फिजिक्स, जो कि न्यूटन्स के फिजिक्स में ये सब शो नहीं किया गया, ये सब दिखाया नहीं गया, ये सब बताया नहीं गया है। दूसरा है टाइम डायलेशन एंड लेंथ दैट कॉन्ट्रैक्शन। अभी बताए थे कि टाइम भी चेंज हो जाता है। A special relativity predict that the time will pass slower for a moving object. टाइम डायलेशन, उसको टाइम डायलेशन कहते हैं। एंड इट्स लेंथ विल अपीयर टू कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स छोटा हो जाता है व्हेन ऑब्जर्वर फ्रॉम ए स्टेशनरी फ्रेम, जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे ग्राउंड से स्टेशनरी फ्रेम से, विच आर नॉट प्रेजेंट इन न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो कि न्यूटन मैकेनिक्स में ये सब बात नहीं कही गई है, न्यूटन्स मैकेनिक्स में ये सब बात वैलिड नहीं करती है। फिर है न्यूटन्स का लिमिटेशन ये है, हाउएवर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन द वेलोसिटी आर मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड अगर ऑब्जेक्ट को कर देंगे, द प्रेडिक्शन ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी इसेंशियली कन्वर्ज विथ दोज ऑफ न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मीन्स जब ऑब्जेक्ट का स्पीड न्यूटन स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटा करेंगे
तो न्यूटन्स का सारा कंसेप्ट अप्लाई होने लगेगा। और जब स्पीड बढ़ा कर करके स्पीड ऑफ लाइट के तुलना में करने लगेंगे तो न्यूटन का सारा कंसेप्ट वायलेट कर जाएगा। मेकिंग न्यूटोनियन लॉस इज़ वेरी यूजफुल अप्रॉक्सीमेशन इज़ द मोस्ट एवरीडे। मीन्स यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में ऑब्जेक्ट मोशन करेगी तब वहाँ पर चलेगा रिलेटिविटी कंसेप्ट ऑफ आइंस्टीन। और जब ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो जाएगा तब वहाँ पर न्यूटन्स लॉ से सारा प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मीन्स कहा गया आइंस्टीन के थ्रू कि हमारा जो मास है ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्पीड पर डिपेंड करता है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। मास एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। मीन्स ए जो मास है वो मास स्पीड जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को बढ़ाएंगे, इस ऑब्जेक्ट का जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे इसका मास बढ़ने लगेगा। और ए जब सी के बराबर कर दें तो जब यहाँ पर मास कैलकुलेट करेंगे एम नॉट और रूट अंडर 1 माइनस भी के जगह सी रख दें तो सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो मास एज ए फंक्शन ऑफ स्पीड एम नॉट और ए आ गया 0। तो किसी चीज़ में 0 से डिवाइड कर देंगे इन्फिनिटिव तो किसी भी बॉडी का इनफाइनाइट मास प्रैक्टिकली संभव होता ही नहीं है। इसलिए इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ करके बताया कि अगर इधर हम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं और इधर मास का ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो रेस्ट मास जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यहाँ पर अगर वेलोसिटी 0 है तो उस समय का जो मास होगा वो रेस्ट मास एम नॉट कह रहे हैं। उसके बाद जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे इसका मास बढ़ने लगेगा। तो बढ़ते बढ़ते कितना तक बढ़ेगा, तो अगर हम यहाँ पर स्पीड ऑफ वी ले जाते हैं स्पीड ऑफ लाइट पर, ये हमारा स्पीड ऑफ लाइट का लाइन है, तो क्या ये स्पीड ऑफ लाइट पर जब ले जाएंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, मास इसका इनफाइनाइट हो जाएगा, मीन्स पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो स्पीड ऑफ लाइट पर जाने पर अगर इनफाइनाइट हो जाता है, इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ा ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब इसका जो मास होगा जो बढ़ेगा लेकिन ऐसे जा कर के फिर मीन्स स्पीड ऑफ लाइट को पार नहीं करेगा, मीन्स मैक्सिमम यही स्पीड पर पैरेलल हो जाएगा। मीन्स इससे स्पीड ऑफ लाइट से कुछ कम ही स्पीड रह सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मीन्स इसका वेलोसिटी कभी भी इसके बराबर नहीं कर सकते हैं। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को दौड़ा सकते हैं तो उसका जो स्पीड होगा वो स्पीड ऑफ लाइट से कम ही हो सकता है, उसके बराबर हम कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को दौड़ा नहीं सकते। ये हमारा है आइंस्टीन का रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी कंसेप्ट। तो इतना का हम लोग को ज़रूरत भी नहीं है। तो हम लोग अभी तक पढ़ चुके प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, पहला प्रॉपर्टीज़ एडिटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा पढ़ें कंजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तीसरा क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये तीनों पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर चुके हैं क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन डेवलप होता है। लेकिन क्वांटाइजेशन इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज से रिलेट करके कोई क्वेश्चन आता नहीं है। इसको हम लोग हायर लेवल में पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना भी नहीं है। इस पर सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है कि इनवेरिएंस प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड स्पीड पर डिपेंड नहीं करेगा, न पोजीशन पर डिपेंड करेगा, न टाइम पर डिपेंड करेगा। इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज कांस्टेंट होगा और चार्ज को छोड़ करके सारे प्रॉपर्टीज जो होता है वैरी करता है स्पीड के अनुसार। तो आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।